शुरुआत हम करेंगे, राकेश सिन्हा जी हमारे साथ हैं। राकेश सिन्हा जी, शुरुआत आपसे इसलिए क्योंकि कल ही बात संघ की तरफ से हो रही थी कि संघ चरित्रवान बनाता है और स्वयंसेवक के तौर पर, प्रचारक के तौर से निकले नरेंद्र मोदी, उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री, फिर देश के प्रधानमंत्री। ये पूरा का पूरा भाषण एक तरह के देश के चरित्र को बनाने की दिशा में उठाया गया कोई कदम है या सिर्फ वो सोच है जो एक आरएसएस देता है? देखिए, नरेंद्र मोदी का ये भाषण इस प्रधानमंत्री का रिपोर्ट कार्ड तो नहीं। उन्होंने गणतंत्र के नवीनीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया है, जो प्रक्रिया जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और जो एक सतही तौर पर इच्छा शक्ति के अभाव में चलता रहा। हर सरकार काम करती रही लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव था। नरेंद्र मोदी ने भारत की वास्तविकता को छूने की कोशिश की। उसी वास्तविकता को छूने में उन्होंने गांव की जो बुनियादी समस्या, जिसे महात्मा गांधी एड्रेस किया करते थे, जो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बीच एक बुनियादी अंतर दिखाई पड़ता था, उस अंतर को पाटने का काम आज नरेंद्र मोदी ने किया है। जब गांधी बोलते थे तो गांव, गरीब, मोहल्ले, बस्ती की बात करते थे। नेहरू बोलते थे तो यूरोप की बात करते थे, यूरोप का चरित्र झलकता था। नरेंद्र मोदी ने आज भारत की उस आत्मा को ऊपर करने का काम किया है, जो आपने ठीक कहा, जिसको डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में जब कहा था कि भारत को पुनर्निर्माण करना, इसलिए आरएसएस कभी नहीं कहता है नेशन इन बिल्डिंग, आरएसएस कहता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नेशन, राष्ट्र का पुनर्निर्माण। तो मैं मानता हूं कि जिस गणतंत्र की शुरुआत हुई थी, वह गणतंत्र अपने रास्ते पर प्रगति करता रहा, लेकिन एक राष्ट्रीय चरित्र का अभाव था। हम प्रगति करने में माइनॉरिटीज डेवलपमेंट, मेजॉरिटी डेवलपमेंट, गांव का विकास, शहर का एक फ्रेगमेंटेड तस्वीर प्रस्तुत करते थे। उस फ्रेगमेंटेड तस्वीर को उन्होंने एकीकृत करने का काम किया है। और आपने ठीक कहा कि जो संघ का प्रशिक्षण था, उस संघ के प्रशिक्षण का आज महर्षि अरविंद को लाल किले से याद किया गया। जिस महर्षि अरविंद को भूला जाता था, उनका जन्मदिन है। स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था कि मेरे सामने भारत माता को वह तस्वीर हो, उस तस्वीर की बात कही गई। और उन्होंने एक बात और कही, जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद के जहर को हम 10 साल, उन्होंने जो 10 साल का कहा कि इसको 10 साल तक ठंडे बस्ते में डाल दो, देखो भारत कहाँ जाता है। तो मुझे लग रहा है कि भारत की गणतंत्र के नवीनीकरण का यह प्रक्रिया है, और कहता हूँ रिबर्थ ऑफ द रिपब्लिक। राष्ट्रवाद की दिशा में बढ़ता हुआ एक नायाब कदम। कृष्णवीर चौधरी जी, उस राष्ट्रवाद के तहत, इस नेशनलिज्म के तहत जो बात निकल कर आ रही है, उसमें आपका क्या मानना है? क्योंकि गांव की बात हो रही है, पहली बार गांव टारगेट दिए गए हैं, खेती का जिक्र है, 6,38,000 गांव, सांसदों को जिम्मा आदर्श गांव बनाए, जाहिर है उसमें खेती का जिक्र भी होगा। कृष्णवीर चौधरी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि गांव के विकास की बात, मॉडल गांव की शुरुआत करने की बात और किसानों की आत्महत्या के मुद्दे को, किसानों की आर्थिक स्थिति की बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही है, वो सीधे सीधे गांव के उस प्राइमरी जो गांव है उसमें जो अधिकार के लिए लड़ रहा था किसान, जो विकास की बात कर रहा था किसान, और जिस तरीके से उन्होंने योजना आयोग को नए रूप की जो बात कही है, वो सीधे गांव, किसान, देश की खाद्यान्न सुरक्षा और तमाम एक नई दिशा देने के लिए, और जो छोटे रोजगार को बढ़ावा देने की बात की गई है और वो हर जगह देने की बात की गई है। जब तक हम गांव में रोजगार के साधन मुहैया करने की बात ही नहीं कर रहे थे तो काम कौन करता? अब पहली बार कम से कम काम करने की बात सरकार ने की है, और प्रधानमंत्री जी ने साफ दिल से, साफ गोई से जिस तरीके से किसान की बात की है, जवान की बात की है, दिल को छूने की बात है। दिल को छुई है ये बात। जनरल मेहता साहब, विदेश नीति की दिशा पर जिक्र करेंगे चूंकि पारसारथी साहब जी हैं, लेकिन सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के मद्देनजर जिक्र सेना का उस रूप में नहीं आया जिस रूप में प्रधानमंत्री मोदी की पहचान इससे पहले रही है। पाकिस्तान और चाइना जो पूरा बॉर्डर घिरा हुआ है, वहाँ के सैनिक आज क्या सोचते होंगे इस भाषण को सुनकर? नहीं, मेरे विचार में जैसे उन्होंने भाषण दिया है उसमें कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि जो मैसेज वो देना चाहते थे वो मैसेज वो जवानों के पास जाकर उन्होंने दिया है। और ये राष्ट्रीय
प्लेटफॉर्म से जो उनका भाषण था, वो सिर्फ इसको चेतावनी देने के लिए था कि देखिए, आप हमारी नज़रों में हैं, बिना आपके देश के सुरक्षा नहीं होती है, आप चौकन्ने हैं तो हम आराम से बैठ सकते हैं। तो उन्होंने 2 मर्तबा उस पर रेफरेंस की, लेकिन कोई स्पेसिफिक बात इसलिए नहीं की कि ये एक राष्ट्र नेशनल, और जिसमें उनका फोकस था गरीबी पर, जॉब क्रिएशन पर, पॉवर्टी एलिविएशन पर, उस पर उन्होंने फोकस किया। विदेश नीति, सेना को लेकर पॉजिटिव आप मान रहे हैं, जो चीजें जितनी कही गई वो पॉजिटिव। इसमें उन्होंने जब मेक इन इंडिया, मेड बाय इंडिया की बात की, उसमें सिग्नल आर्म फोर्सेस की तरफ भी था, क्योंकि इशारा था कि आप सब इंपोर्ट करते हैं। हम सब जानते हैं कि 80% हमारा जो हार्डवेयर है, मिलिट्री हार्डवेयर, वो इम्पोर्टेड है। हम इस पे आते हैं, हम इस चीज पर आते हैं। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है, हर चीज प्रोडक्ट नहीं हो सकती है। मेड इन इंडिया इस दौर में, आधुनिक दौर में किस रूप में जाना जाता है, हम इस पर आएंगे। मैं एक लास्ट चीज ये कहना चाहता हूँ। नहीं, लास्ट नहीं, हम लोग लंबी चर्चा करेंगे कि बहुत सी बातें जो आज नहीं कही गई, वो पहले कह चुके हैं और हाल में कह चुके हैं। इसलिए हम सिर्फ, मेरे विचार से ये बिल्कुल दुरुस्त तरीके से बोले हैं, और जो मैसेज वो देना चाहते थे वो पहुंच गया। हम इसलिए इस बात का जिक्र कर रहे थे क्योंकि ठीक 15 अगस्त 2013 को उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि लाल किला सेना का मनोबल बढ़ाने का सर्वोत्तम स्थल है, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उस समय उन्होंने नाम लेकर किया था, आप इससे चूक गए। इसका जिक्र उन्होंने कच्छ से किया था। बहरहाल, विदेश नीति को लेकर पारसारथी, क्या नज़रिया ये एक स्थिति में है? क्योंकि हमें जहाँ तक याद है, नेहरू तो चाहते भी नहीं थे कि सेना रखी जाए, उस वक्त वो सेना तक रखने के खिलाफ थे, लेकिन चाइना ने जिस तरीके से किया, उसके बाद उन्हें चीज़ें समझ में आई थी। विदेश नीति को गरीबी उन्मूलन से जोड़ा गया है, क्या कहेंगे? मेरे इससे कोई एतराज़ नहीं, अगर, क्योंकि प्राथमिकता हम आजकल आर्थिक क्षेत्र में देते हैं, आर्थिक सहयोग का बात करते हैं, फ्री ट्रेड एरियाज़ का बात करते हैं। इसका मतलब जो भी हमारे पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक एकीकरण यानी कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र हो, चाहे विकास के क्षेत्र हो, हमारे पड़ोसी देशों के साथ सम्मिलित होकर हमें इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ, जनरल साहब ने एक चीज़ कहा जो इन्होंने ये कहा है, जो सुरक्षा के मामलों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आप आर्थिक उदारीकरण के बाद जो हमने नीतियाँ अपनाई हैं, उसका असर क्या हुआ है? औद्योगिक क्षेत्र का योगदान हमारे अर्थव्यवस्था में सिर्फ 15% है, और आजकल के ज़माने में अगर आप इसका आधुनिकीकरण करना चाहें, सामने बढ़ना चाहिए, तो कम से कम 2 क्षेत्र में आपको आत्मनिर्भरता के दिशा में जाना चाहिए। निर्भरता का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ यहाँ बने, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, उन्होंने जिक्र किया इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा ऊर्जा। जब तक आप इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर ना हो, तो बुरा असर पड़ेगा। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में इस दिशा में जाएं तो हम एक भी पुर्जा नहीं बना सकते जहां किसी विदेशी शक्ति के पास ताकत होगा कि उसे युद्ध के समय में मिटा दे, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। तो जब इन्होंने जिक्र किया है, मैं समझता हूं कि राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है, उस पर उन्होंने सुरक्षा का भी ध्यान रखा है, देश की सुरक्षा भी। जब जनरल साहब कह रहे थे कि 80% हमारे हथियार बाहर से आते हैं, मैं समझता हूँ भारत जैसे देश के लिए एक शर्मनाक चीज़ है ये।
चीन को देखिए, स्वीडन को देखिए। नहीं, आप इसको प्रोडक्शन से जोड़ रहे हैं भारत की पॉलिसी को लेकर। हम इस पे आते हैं, एक मिनट हम जरा इश्यूज़ पे जरा एक मिनट। हिंदी को लेकर बहुत सीधे तौर पे श्याम रुद्र पाठक जी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन क्या इस भाषण के ज़रिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद जिस परिवेश से आए हैं, आप चाहें या ना चाहें, लेकिन इस सोशल मीडिया तक में हिंदी में ट्वीट पीआईबी करने लगा है, प्राइम मिनिस्टर करने लगे हैं। हिंदी को लेकर ये एक सुपरफिशियल स्थिति है, आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं। क्या हिंदी को लेकर एक सीरियस चिंतन होगा आने वाले वक्त में, आपको क्या लगता है? ऐसा कोई संकेत नहीं है कि भारतीय भाषाओं को लेकर एक कोई अच्छा संकेत आने वाला है। वैसे हिंदी जब भी कहते हैं वो मैंने जीवन में जो भी काम किया उसका वो अपमान है, क्योंकि हम शुरू से भारतीय भाषाओं की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जोर इस बात पे है कि अंग्रेजी को शोषण के हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाए। उस हिसाब से जितना एक तमिल माध्यम से पढ़ने वाले छात्र को न्याय चाहिए, उतना ही हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले छात्र को न्याय चाहिए। तो उस हिसाब से जो भी इन्होंने बातें कही नरेंद्र मोदी जी ने, सारी अच्छी बातें थी, लेकिन मुझे जो अभी 1.5 महीने में जिस प्रकार उन्होंने एक तानाशाह की तरह हम छात्रों के आंदोलन को कुचला है, हम जरा इस चीज़ को आगे ले जाना चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का ये भाषण लाल किले के प्राचीर से दिया हुआ है, क्या ये कोई ऐसा विज़न क्रिएट कर रहा है या सुपरफिशियल परिस्थिति में सिर्फ बोला जा रहा है इस फैक्ट को? क्योंकि प्लानिंग कमीशन की परिस्थितियां चेंज की जा रही है, एग्रीकल्चर को लेकर बात हो रही है, हेल्थ सेक्टर को लेकर बात हो रही है, सफाई को लेकर बात हो रही है, भाषाओं को लेकर कोई सीधा जिक्र नहीं हुआ, तो ये एक निराशा की बात है। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो तो जिक्र नहीं किया, बात आपने सही कहा, लेकिन जो ये बातें बोलते जो होनी चाहिए थी, वो एक अभिनेता के रूप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। नहीं, हमें दूसरी बात तौर पे जिस प्रकार उन्होंने छात्रों का दमन किया है, हम दूसरी बात बोल रहे हैं, जो आंदोलन में लगे हुए हैं, हम दूसरी बात बोल रहे हैं हक के लिए, हम एक दूसरी बात बोल रहे हैं आपसे। नेहरू ने जिक्र किया था 3 बार हिंदी भाषा को लेकर, अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 बार किया, राजीव गांधी ने भी किया, प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिक्र नहीं किया। ये निराशा है या ये माना जाए कि नहीं, वो ये समझ रहे हैं कि हिंदी में होनी चाहिए चीजें? नहीं, निराशा नहीं, ये उनकी सोच है कि देश का शोषण होना चाहिए। वो अभिनेता के रूप में देश को उठाने की बात करते हैं, वास्तव में शोषक हैं, शोषक परिवार के हैं, और सिद्ध कर दिया है कि आरएसएस राष्ट्र शोषक संघ है। उनकी जो ट्रेनिंग है वो राष्ट्र शोषक संघ से निकली है, और यही देख रहे हैं कि देश के 98% लोग पर जो देश का शोषण हो रहा है अंग्रेजी के हथियार की बदौलत, उसको बदस्तूर जारी रखना चाहते हैं। अच्छा प्रश्न एक बार क्या कर लीजिए, हमें यहाँ चर्चा क्या करनी है? 1.5 महीने हम लोग हमें जो वहाँ पे आज हुआ वो तय करना है, क्या करना है? नहीं, हमें उस पर भी चर्चा मुझे नहीं लगता है अभी तक आपने एक तक देखिए प्रश्न जी क्या हो रहा है, ये कमाल है, ये तो पूर्वाग्रह से चीजें हो रही पुलिस से तोड़वाया गया, इस प्रकार गांधी बिहार के छात्रों हम इस चीज को हम चर्चा क्या कर रहे हैं, इसे हम इसको जरा आगे भी ले जाएं। 2011 की बात है और उसके 2011 की बात गलत चर्चा है। नहीं, एक मिनट, श्याम रुद्र पाठक जी, एक मिनट, हम आपको नहीं, हम बोलने का मौका देंगे। या तो आप तय कर लीजिए कि आप अपने बीजेपी के दफ्तर में ये चला रहे हैं, दफ्तर में नहीं, आप यहाँ पे चला रहे हैं, तो कम से कम आज जो हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। आपने अभी तक ये फिर दिक्कत है, एक नई तरीके से हम आएंगे ना आपके, जब आपको बुलाएंगे। ऐसा दिखाता है कि वो एक चीज इसको बड़ा साफ कर लीजिए, हम आपको भी बता दें मित्र साहब कि ये दास तक का दफ्तर है, ये कोई आपके गरिमा है या नहीं है, ये हम लोग तय कर रहे हैं, लेकिन हर भावना को अगर आप मौका नहीं देंगे। आप आज का हमारे परिप्रेक्ष्य क्या है? नहीं, कोई परिप्रेक्ष्य हो, या तो ये आप वो तो अभी तक एक नई तरह की चीज हुई, हम इससे पहले एक स्थिति और दिखाते, देखिए आप बोलेगा तो आवाज डाउन हो जाएगी। हम ये बोल रहे हैं चीजें, या तो हमें चलाने दीजिए या आप बोलिए तो चलाने दीजिए, इसलिए आप उस दिशा में ना आइए। हर भावना को महत्व दिया जाएगा, इसमें आप ये मत कहिए कि हम किस बात पे चर्चा करने बैठे, इस चर्चा पे नहीं आए। कम मेक इन इंडिया नया नारा दिया गया है, पत्रकारों की राय क्या है इस पूरे भाषण? थानवी जी, क्या लगा आपको सुन के? देखिए, आज मैं सोच के आया था कि मैं जितना अच्छा बोल सकता हूँ प्रधानमंत्री के बारे में, 15 अगस्त है, उन्हीं का दिन होता है, इसलिए कुछ अच्छी बातें मैंने नोट की, तो उनके बारे में दुविधा है, उसकी बात आज नहीं करते, फिर कभी करेंगे। लेकिन उन्होंने जो नई योजनाएं सामने रखी और कुछ करना चाहते हैं, ये मंसूबा जो है वो अच्छी तरह से सामने जी रखा है, और सारी दुनिया को उन्होंने आमंत्रण दिया
मेड इन इंडिया की जो बात की, बड़ी अच्छी बात की। एक तरह से उद्योग का रास्ता जो है खुलता है। विदेश नीति की बात भी की। डिजिटल इंडिया योजना आयोग जो है उसका स्वरूप बदलेगा और इस सरकार से जैसी आशा लोग करते थे कि इसमें निजी और सरकारी जो है उनका मेल जोल बढ़ेगा, अब उसकी ठीक ठीक क्या रूपरेखा होगी वो सामने आएगी। और अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने पाकिस्तान को ललकारा नहीं। 370 की बात, समान नागरिक कानून की बातें वगैरह जो विवादास्पद जिनके लिए जाने जाते हैं उन चीज़ों से वो बचे। मैंने पहले ताल ठोकते थे, इस बार नहीं ठोकी, इस बार बड़ा सरलता से चीज़ों को थोड़ा ये जो मैंने कहा कि मैं अच्छी चीज़ें ढूंढ रहा हूँ, हाँ, लेकिन मुझको थोड़ा ये जरूर कहना चाहिए कि सरलीकृत भाषण था। सरलीकरण जो होता है और जो बुनियादी जो बड़ी चीज़ें जिनसे देश जूझता है, महंगाई की, सांप्रदायिकता की, दंगे हो रहे हैं इस सरकार के आने के बाद जितने हुए हैं शायद पहले कभी नहीं हुए। और सरलीकरण मैंने इसलिए कहा कि आप शौचालय की बात करते हैं स्कूल में, लेकिन स्कूलें हैं ही नहीं, तो शौचालय की बात जो है वो महत्व नहीं रखती। बड़ी बात अशिक्षा की है। अशिक्षा अगर दूर होती है तो गंदगी भी दूर होती है, बलात्कार भी कम होते हैं, अपराध भी कम होते हैं। तो आपको जोर देना चाहिए कि शिक्षा का रोड मैप आपके सामने रूपरेखा क्या है। पर मैंने कहा कि आज जो है इसमें ज़्यादा न जाएं, लेकिन इसका ख्याल करना चाहिए कि बात जब आप प्रधानमंत्री के नाते करते हैं तो बलात्कार और नक्सलवाद को एक साथ मत, एक ही सांस में मत बोल दीजिए। और इतना सरलीकरण मत कीजिए कि बेटी को पूछते हैं, बेटे को नहीं पूछते हैं। तो कोई भी बेटा बलात्कार करने जाता है घर में कह के नहीं जाता। और हमेशा आप देखिए बलात्कार या अपराध होने के बाद में माता पिता कहते हैं कि नहीं हम तो ऐसा नहीं मानते, उनका विश्वास इस किस्म का होता है। तो ये बहुत सरलीकृत चीज़ें हैं। पर बड़ी बात यह है कि आप गांधी का नाम अगर हम लेते हैं और आप कहते हैं कि सबको साथ लेके चलना है, तो इसका कोई खाका साथ में रहना चाहिए कि पूरे देश में एक विश्वास जो अभी सांप्रदायिक दंगों की वजह से नहीं है, तो एक जो गांधी कौमी एकता की बात करते थे, मेरे ख्याल में उससे ये बचते हैं। और बार बार जो 125 करोड़ की बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो है उस समुदाय का ख्याल भी करना चाहिए जिनके भीतर अभी विश्वास जो है वो कायम होना खानवी जी, इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। आपने एक बड़ी मर्म वाली बात की है, क्योंकि हम लोग गुजरात में, नलिनी सिंह जी, गुजरात में चूंकि हम लोग सुनते थे 6 करोड़, अब 125 करोड़ की बात हो रही है। जो एक थ्रेड है हिंदुस्तान की जो लाल किले से दिखाई देनी चाहिए, क्या वो दिखाई दी? मैं तो समझती हूँ कि जो आप मुझ पर इस वक्त आ रहे हैं काफ़ी देर के बाद, उसी से पता लगता है कि क्यों प्रधानमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए बेटियों को, महिलाओं को बलात्कार, ऐसे जो घोर अपराध हैं उनको अपने सामने रखा। मुझे लगता था कि शायद आप पास ही कर जाएं, शायद आप भूल ही जाएं कि यहाँ एक महिला भी बैठी हुई है। बहरहाल आप भूले नहीं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मुझे जो लगा कि आज राजनेता से उठकर ये राजनीतिज्ञ नज़र आए मुझे, फ्रॉम अ पॉलिटिशियन टू अ स्टेट्समैन, यूँ नज़र आए। देखिए 10 साल के जो मॉरिटोरियम के बात कर रहे हैं, मॉरिटोरियम के, वो मैंने पहले तो नहीं सुनी थी, कि जिसके अंदर आप कहते हैं कि आप सांप्रदायिकता की बात 10 साल के लिए किनारे पर रख दीजिए, होगी नहीं, लेकिन कहा तो दूसरा के जातिवाद को रख दीजिए। देखिए ये इन्होंने अपने जो एक ज़मीन से जुड़ा हुआ प्रधानमंत्री होता है उसका आज परिचय मिला, जो मेरी नज़र में ये इन्होंने संवेदनशीलता जो अपनी दिखाई बेटियों के बारे में, टॉयलेट के बारे में। वो खुद ही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री लाल किला की प्राचीर से टॉयलेट की बात कर रहा है, सफाई की बात कर रहा है। तो उन्होंने ये अब हट के दिखाया, मेरी नज़र में हट के दिखाया। स्कूल नहीं है लेकिन टॉयलेट तो होना है ना। मैं आपसे एक मिनट में ख़त्म करती हूँ कि उन्होंने ये भी कहा कि जो मेक इन इंडिया, जो उन्होंने कहा आइए भारत में बनाइए, बेचिए कहीं भी, वो युवाओं को भी लेकर कहा। डिजिटल इंडिया की बात की कि उसके अंदर वो दूसरा भी आपको दिखा रहे। ये ज़रूर है कि लौट जाती है नज़र उधर भी, क्या कीजिए, गरीबी पर, जहाँ पे गांव पे, जहाँ पे नालियाँ गंदी हैं, जहाँ पे मक्खियाँ भिन-भिना, लेकिन उन्होंने दूसरा भी दिखाया। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जो सार्क, जो उन्होंने विदेश नीति की बात की, आज सहयोग से भरा हुआ ये भाषण था कि सहयोग कीजिए। हमें बोला कि आपकी जिम्मेवारियाँ क्या हैं, कि आप सिर्फ भारत माता से लेते ही जाएंगे, कुछ देंगे भी। और सिर्फ अंत में ये प्लानिंग कमीशन की बात तो की, लेकिन आज ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि महंगाई का जिक्र नहीं हुआ। वो प्लानिंग कमीशन के अगर बीच में देखना चाहें तो हो सकता, लेकिन आज नए नाम पहली बार सुनने को मिले 10 साल के बाद। श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद, जयप्रकाश नारायण,
ये हो सकता है कि एक नई दिशा की ओर भी ये द्योतक। देखिए, हमारे पास 3 खाके थे, कुछ विशेषज्ञ हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं। हमने पॉलिटिशियन को तीसरे खाके में रखा कि पॉलिटिकल कमेंट क्या आएंगे। तीसरे जर्नलिस्ट चूँकि हमारे साथ आलोक मेहता जी, जिस नज़रिए से रखा गया उस पर आपकी क्या राय निकल कर आए? देखिए प्रसून जी, पहली बात तो ये कि सत्ता में 68 साल में वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, उस दृष्टि से एक दूसरी तरह की सत्ता के शासक दिखाई दिए। नेहरू, क्योंकि आपको इवन अटल बिहारी वाजपेयी को भी माना जाता था नेहरू के उत्तराधिकारी की तरह से, उनको बल्कि नेहरू ने भी कहा था कि शायद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उन पर भी वो छाप दिखती थी। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक बदले हुए शासक के रूप में, शासक कहें जनता के सेवक वो कहते हैं, उस रूप में एक तो लाल किले से दिखाई दिए मुझे। मैंने इतने प्रधानमंत्रियों के भाषण मैंने 71 के बाद सुने, उसके पहले के तो बचपन में उस तरह के भाषण टीवी पर दिख नहीं सकते थे। लेकिन एक तो नंबर 1, दूसरा योजना आयोग की जो बात कही, मतलब नेहरू की नीति से अलग हटके योजना आयोग नेहरू का एक बनाया हुआ ढांचा था, तो उसमें कमियां थी, उसको हम और आप क्रिटिसाइज करते थे। उन्होंने फेडरल सिस्टम का भी इससे जिक्र किया, राज्यों को और सशक्तिकरण करने का भी जिक्र। हम इस पे 1 मिनट आते हैं। देखिए एक बात और मैं जी, लेकिन इस सब परिवर्तन के बाद भी गांधी को उन्होंने जो कहा ना, गांव की बात और सफाई, स्वच्छता का जो अभियान है, तो मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी को लेकर के हम और आपके बीच में कई जो शंकाएं हैं, यदि वो सच्ची अर्थों में गांधी के इस सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो जो थानवी जी कह रहे थे उसमें फिर अल्पसंख्यकों के हितों को भी उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन है। पॉलिटिशियंस की क्या है, चूँकि हमारे साथ प्रदीप जैन भी जुड़े हुए हैं, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर रह चुके हैं इससे पहले। हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद पॉलिटिशियंस की राय लेंगे। मित्तल जी, आपको मौका मिल रहा है तुरंत। कांग्रेस के नेता भी हैं, बीजेपी के नेता भी हैं और वामपंथी नेता भी हैं। हम ब्रेक के बाद लौटेंगे। मेरी पत्नी है सुन रही है, बेटी है सुन रही है, जो शौचालय महिलाओं के बारे में उन्होंने कहा, उसका स्वागत करेंगे। बिल्कुल। राजनेताओं की राय क्या हो सकती है? सुधांशु मित्तल जी, कैसा लगा ये भाषण? सबसे बड़ी बात जो अच्छी लगी कि ये कोई देख के पढ़ा हुआ भाषण नहीं था, कुछ दिल से बात करने की कोशिश करी है। कहा गया था भाषण, मैंने पढ़ना नहीं था, लिखा हुआ नहीं था तो पढ़ना भी नहीं था। हाँ, पढ़ना नहीं था ना, तो इसलिए दिल से निकला ना। ऐसा होता है कि मेरा अपना मानना है, कोई भी पढ़ता होगा। प्रश्न ये, इन्होंने क्या कहा? नहीं, इसके मतलब क्या हुआ? अगर एक व्यवस्था पुरानी थी और नई अगर कोई कर रहा हो तो उसमें कोई बुराई है क्या? चलिए, दिल से जो निकला गया था वो दिल को छू गया। आगे हाँ। तो पहली बात है, मेरा हमेशा मानना था कि लाल किले की जो अहमियत है एक हिंदुस्तानी की जिंदगी में, वो बहुत बड़ी है। एक दृश्य, मतलब स्वतंत्रता से पहले क्या था? लाल किला चलो। लाल किले की प्राची से एक राष्ट्र के नाम संदेश देशभक्ति का निकलना चाहिए, संवेदनशीलता का निकलना चाहिए, एक इंस्पिरेशन निकलनी चाहिए हमें देश के लिए काम करने के लिए। जब लिखा लिखाया बोला जाता था तो शायद वो कहीं वो जो तार जुड़ने चाहिए थे वो नहीं जुड़ते थे। आज लगा कि कहीं वो तार जुड़ रहे हैं लोगों से। एक बात। दूसरी बात जो अच्छी चीज लगी कि प्राथमिकता के दौर से गरीब, गांव, महिला, युवा, शांति, ये मैं 5 उसमें वो देखता हूँ। गरीब की बात करना और गरीब को गरीबी के निजात से जोड़ना, उसके बारे में एक स्वप्न रखना अच्छा लगा। महिलाओं का देखिए, उन्होंने कहा शौच और गंदगी, ये शायद लोग कहेंगे कि क्या लाल किले की प्राची से ये बात करने वाली बातें हैं, लेकिन नहीं, ये इतनी बड़ी समस्याएं हैं। अभी बात है, स्कूल तो है नहीं, जितने हैं उनको तो ठीक कर लें। उनमें महिला बच्ची के लिए अगर शौच नहीं है, उसकी कल्पना करना क्या गलत है? उन्होंने कहा कि सारी महिलाएं, जो गांव की महिलाएं हैं, जब वो अंधेरे में जाती हैं तो कितना दर्द होता है। मुझे लगा ये संवेदनशीलता है। गंदगी एक मुझे कहना है कि एक मिसनॉमर है, गरीबी और गंदगी दोनों का साथ है। कहते नहीं, दोनों का साथ नहीं है। क्या 2019 तक हम गंदगी से देश को निजात दिलवा सकते हैं? अच्छा स्वप्न है, अच्छी कल्पनाएं हैं। एमपी लैट स्कीम में क्या एक आदर्श गांव बना सकते हैं? क्योंकि गांव बनेगा, आदर्श बनेगा तो शायद बहुत ही पॉजिटिव दिया गया भाषण। हम इस मंच को जरा खोलने जा रहे हैं सुधांशु मित्तल जी, लेकिन हम एक कमेंट चाह रहे हैं। प्रदीप जैन जी, किस रूप में इस भाषण को देखा जाए? पहली बार ऐसा लगा जैसे लाल किले के मंच से कोई प्रवचन दिया जा रहा हो और पूरा भाषण आत्म प्रशंसा से भरा हुआ था। जो देश की सबसे बड़ी समस्याएं थी, जो नकली किले से दी गई थी जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, आज उनका कहीं जिक्र नहीं था। वो काला धन, वो महंगाई, वो बेरोजगारी, एक तरफ जहां विसंगतियों से भरी बात थी,
कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, वहीं 100% एफडीआई के पक्ष में ये सरकार है। निश्चित रूप से ये प्रवचन था, कोई रोड मैप नहीं था। करोड़ों बेरोजगार लोग, लेकिन रोड मैप के लिए तो बजट होता है, पार्लियामेंट होती है ना। निश्चित रूप से, लेकिन लोगों की निगाहें लाल किले पे आज टिकी थी कि कोई ऐसी बात कही हम एक जाएगी। कमेंट आप हम सलीम साहब, किस रूप में देखा जाए इस भाषण को? मिक्स फीलिंग्स है। अगर समय आप दें तो एक सामाजिक कुछ वार्ता दिए हैं वो, संतुलन के लिए, महिलाओं के बारे में, दहेज प्रथा के खिलाफ, बच्चों की अहमियत, सांप्रदायिकता के बारे में, संतुलन बनाए रखने के, मॉनिटरिंग 10 साल। जो प्रवचन की बात की वो प्रवचन है या खुद बोले कि खुद हम करेंगे, 12 घंटा अगर काम करते तो हम 13 घंटा करेंगे, तो एक प्रचारक के रूप में जैसे गौरवान्वित है। पंचतंत्र में आने वाला 10 सप्ताह हम देखेंगे कि सांप्रदायिक सवालों को लिखा नहीं जा रहा है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तो क्या ये ऑर्गेनाइजर और पंचतंत्र में अगर 10 सप्ताह के लिए हम ये देखें, 5 जने, मैंने ऑर्गेनाइजर पढ़ता हूँ, पंचतंत्र नहीं पढ़ता हूँ, अब पढ़ूंगा 10 सप्ताह। और अगर देखेंगे हाँ मोदी की बात को आरएसएस मान लिया है तो पूरे देश मानेंगे, मानना चाहिए। ओके, बेशक अच्छी बात है, हाँ। लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरी बात है प्लानिंग कमीशन के बारे में जब आप कहे तो बेशक ये आउटलीव हो गया, मनटेक सिंघल वाले जिस तरह से चलाए प्लानिंग कमीशन, संघीय ढांचा बेशक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूरे ढांचे को जो बदलेंगे, आप लाल किले से बोल रहे हैं, आप इतने नाम बोले जैसे नलिन जी बताए, बहुत अच्छी बात है, विवेकानंद, अरविंद, लेकिन नेताजी सुभाष बोस, आज़ाद हिंद फौज का ट्रायल हुआ था उसी लाल किले पर, आज़ादी की लड़ाई लड़े थे। प्लानिंग कमीशन आज़ादी के पहले नेहरू जब बनाए थे तो नेताजी को चेयरमैन करके प्लानिंग बोर्ड बनी थी, नेशनल प्लानिंग बोर्ड, जिसका आज का प्लानिंग 44 में जो बन रहा है, तो सही वो है। ये सिर्फ ये मिशन अगर है तो अलग बात है, लेकिन सोच के अगर बदलाव है तो सुभाष बोस के आज़ाद हिंद की जो कल्पना और मित्रता और सद्भावना, इत्तेफाक, एतमाद, कुर्बानी, आज़ादी के दिवस में हम जब मुबारकबाद दे रहे हैं यौम आज़ादी के मौके पर, तो क्या इत्तेफाक की बात, एतमाद की बात, कुर्बानी की बात हम उसे भूल रहे हैं या उस धरोहर को भी हम सामने रख रहे हैं? चूँकि वो जब कहे कि एक गांधी जी, उनके साथ कौन? सरदार पटेल बेशक, और नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उस समय के दौर में मौलाना आज़ाद को हम बात दे करके हम याद नहीं कर सकते नामों को, या अकेले गांधी नहीं, बेशक अहिंसा आंदोलन की भूमिका थी, लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाकुल्लाह, खुदीराम, प्रफुल्ल चाकी, तो जो सशस्त्र लड़ाई करे थे क्रांतिकारी, वो नाम का भी ऑमिशन है। मैं ये कह रहा हूँ प्रधानमंत्री बेशक सबको नहीं, पूरा इतिहास को नहीं दोहराएंगे, लेकिन जो संदेश दे रहे हैं बेशक उद्गार बहुत अच्छा है। अपने पहला शब्द ही मिक्स कह के थोड़ा सा ढाल के रूप में भी, लेकिन नहीं, मेरे दुविधा ये है कि असली लाल किले पर असली मोदी थे या नकली लाल किले पर असली मोदी थे?